नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पंजाब में पीएम के दौरे को लेकर जो सुरक्षा में चूक हुई, जो लापरवाही हुई, बीजेपी किस पे सवाल उठा रही है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी ने एक वीडियो बाकायदा जारी किया और दावा किया कि इसके पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का समर्थन करने वालों की साजिश थी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इस साजिश में शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में दंगे कराना चाहती है। कल पीएम मोदी पंजाब दौरे पर थे और सड़क के रास्ते फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और वहां पीएम का काफिला रुकना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी करीब 20 मिनट फ्लाईओवर पर ही फंसे रहे और फिर बीच रास्ते से ही वापस बठिंडा लौट आए। लेकिन इस बीच ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में जो आप बातें सुनेंगे, जो इसका ऑडियो आप सुनेंगे, बहुत सारी बातें साफ हो जाती है, जो कि कांग्रेस पार्टी पर, खालिस्तानियों पर, पाकिस्तानियों पर जो सवाल उठ रहा है और प्रदर्शनकारियों ने क्या क्या बातें कही और किस तरीके की उनकी प्लानिंग थी। आप पहले ऑडियो सुनिए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफिला जो कि फिरोजपुर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने जा रहा सी। एक गंदी सरकार मोदी करके मोदी पुੱਜਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਲੀ ਕੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दरअसल ये जो वीडियो हम दिखा रहे थे उससे बहुत सारी बातें साफ हो रही है। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि ये जो वीडियो है इसमें प्रदर्शनकारी बाकायदा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रैली होने नहीं देंगे और इसके बाद भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। देखिए, कल का जो दिन था ये हमारे लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। जो पंजाबियत है, जो पंजाब के लोग हैं, वो जाने जाते हैं अपने बड़े दिल के लिए और उस पंजाबियत को नहीं समझ पा रहे मुख्यमंत्री चन्नी जी। और ऐसा इसलिए है कि ये कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये भूल गई कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है। अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो सरकार ना उठा पाए वो कितनी निकम्मी और निठल्ली होगी। और इतना जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश दिखती है और इस पे जो चन्नी जी ने कल कबूल किया, चन्नी जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा मुझे ये सलाह दी गई कि मैं कार्रवाई करूं लेकिन मैंने कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी की जान के साथ भी खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और ये वीडियो साफ दर्शाता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जब पुलिस चाय पीने लगे, प्रदर्शनकारी जब खुली छूट मिल जाए, प्रधानमंत्री जी का रूट और उसकी जानकारी प्रदर्शनकारियों को दे दी जाए, तो ऐसी बेईमान सरकार पे कोई विश्वास कैसे करेगा। गौरव जी, इस बीच हमने ये देखा, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें कही गई और उसमें यह भी कहा गया कि आखिर वक्त में प्लानिंग चेंज, जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया, रूट चेंज कर दिया गया और हमारे पास वक्त नहीं था। इस तरीके की भी बातें सामने आई सीएम चन्नी की तरफ से। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपी जी की है, ये हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा है।
बिल्कुल। एसपीजी स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है, रास्ता क्लियर कराने का दायित्व स्टेट पुलिस का है, और कई बार सुरक्षा के दृष्टि से रास्ते को बदला जाता है, जो मार्ग होता है उसे बदला जाता है। बल्कि चन्नी जी का ये एक और कबूलनामा है कि अगर रास्ता अंत समय में बदला गया, जिसकी सूचना प्रदेश की पुलिस को दी गई, तो उसके बाद वो सूचना प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी? ये एक बड़ा सवाल है, और ये दिखाता है कि ये मिली भगत है सरकार की, पंजाब की, और जो प्रदर्शनकारी कांग्रेस के ही प्रतीत होते हैं। गौरव जी, अब इस वीडियो पे जरा मैं एक बार फिर से फोकस करना चाहूंगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच आपने भी कई बातों का जिक्र किया, और सीएम चन्नी ने अपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें रात में कॉल आया कि प्रदर्शनकारियों को हम कंट्रोल करें, उनसे बातचीत करें, उन्हें हटा दें। तो अगर उन्होंने बातचीत की, हटा दिया, तो फिर जो आप लोगों की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, वो कौन थे फिर? नहीं, अगर देखिए, आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं, अगर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया जी, और रास्ते में बदलाव हुआ, जो मुख्यमंत्री चन्नी जी खुद कबूलते हैं, हाँ। तो ये एकदम आखिरी समय के बदलाव की सूचना प्रदर्शनकारियों को कैसे मिल गई? हाँ। ये एक बड़ा सवाल है। डीजीपी ने कैसे क्लियरेंस दे दी कि द रूट इज क्लियर, जब वहां पे प्रदर्शनकारी थे? ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की थी, प्रदेश की सरकार से चूक हुई। जो सवाल चन्नी जी ने गौरव जी माफी आप नहीं उठा मांगी रहे है। हैं, जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो इस वक्त हमारे साथ अभय दुबे जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। अभय जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कल से लेकर आज तक। गौरव जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए, गौरव भाटिया, और उनके भी सवाल हैं कि आप लोगों की सरासर लापरवाही है राज्य के स्तर पे। देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीजी की होती है। एसपीजी रूट सैनिटाइज करके इन्फॉर्म करती है और राज्य सरकार उसको फॉलो करती है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो बहरहाल ये बता दूं कि वो रोड के रूट से जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। अंतिम समय तक 20 मिनट तक प्रतीक्षा इन्होंने की। जब हेलीकॉप्टर से जाने का क्लियरेंस नहीं मिला, तब ये सूचित किया गया कि रोड से जाएंगे। और जो भी एसपीजी प्रोटेक्टी होते हैं, अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई नहीं है। नॉर्मली जो एसओपी होता है, उसमें 20 से 30 किलोमीटर से ज्यादा रोड को ऑप्ट नहीं किया जाता। अंतिम समय में ये निर्णय लिया, और चूंकि रैली में लोग नहीं इकट्ठा हुए थे, हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक रूप से ये तय किया होगा कि गौरव जी, अब इसका रैली सवाल, स्थल पर इस नहीं सवाल जाना। का जवाब आप ही बेहतर दे पाएंगे। अब रैली का जिक्र हो रहा है सुरक्षा पे बात करते करते। देखिए जी, इस तरह के कुतर्क दिए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी ये जान गई है कि उनकी चोरी, उनकी बेईमानी पकड़ी गई है। मैं केवल एक बात कहता हूं, अगर इनका तर्क मान ले किसी की गलती नहीं, तो एसएसपी सस्पेंड क्यों हुआ है? और एसपीजी एक्ट को पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी जी नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ना चाहिए। उसमें धारा 14 है, क्या कहती है कि जो रास्ता क्लियर कराने की जिम्मेदारी है, जो प्रदेश की पुलिस होगी, वो एसपीजी के साथ पूरा तालमेल रखेगी। ये एसपीजी जो है अपने निकट का घेरा और उसकी सुरक्षा देती है, और उसके आगे जो होता है वो सारी जिम्मेदारी एक प्रदेश की पुलिस की होती है। मैंने जो सवाल पूछे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि जब चन्नी जी को फोन पे संपर्क किया जा रहा था इस कठिन परिस्थिति में, तो वो उपलब्ध भी नहीं हो पाए। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, जिनको प्रोटोकॉल में रहना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो वहां उपस्थित नहीं थे। क्या ये बड़े सवाल मैं नहीं पूछती है? हूँ, यही सवाल जो आपका भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है बीजेपी के। अभय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए। अभय दुबे जी, ये हमने भी देखा है कई कार्यक्रमों के दौरान कि राज्य जब पीएम वहां पे पहुंचने वाले हों या संवैधानिक ओहदे पे बैठा कोई भी शख्स, तो पूरा अमला इस बात की कोशिश में लग जाता है कि कोई भी कमी ना हो, सुरक्षा के लिहाज से तो कोई चूक होनी ही नहीं चाहिए। और फिरोजपुर का इलाका जो है, जो हुसैनी वाला है, वो पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। अब मैं आपसे ये पूछना, आपने बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट दिया। मुझे बताइए, आप कह रही हैं सटा हुआ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ 10-12 किलोमीटर है सीमा से वो। आपको याद है 2021 में
यही केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिस पर पंजाब की सरकार ने आपत्ति भी ली थी कि सीमा से 50 किलोमीटर का दायरा सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने बीएसएफ को सौंप दिया था। हाँ। तो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? अगर ये कहते हैं तो मैं नहीं मानता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों से खतरा हो सकता है। वो कहते हैं, अगर मैं नहीं मानता कि उन्होंने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभ्यस्त है सूत्रों के हवाले से खबर चलाने की, हमारे प्रधानमंत्री ये कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर कहा है तो क्या उनको अपने किसानों से खतरा, जान का खतरा हो गया? वो कहते हैं जिंदा लौट आया। अरे प्रधानमंत्री जी, वो 700 किसान तो जिंदा भी नहीं लौट पाए जिन्होंने शहादत दे दी इस कृषि के क्रूर काले कानूनों में। उनको रौंद कर लखीमपुर खीरी में मार दिया गया। आपने संवेदना तक व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री जी, ऐसे वक्तव्य अगर दिए गए हैं तो खुद को पंजाब को देश से अलग करने का ये काम नहीं होना चाहिए। ये भी तो हमें यहाँ जिक्र करना चाहिए। अभय नहीं, जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ गौरव जी बोलिए। प्रीति जी, आपने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने क्या कहा? किसान तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो जिंदा लौट आए। और इसको जोड़िए जो कल इनके नेता श्रीनिवास ने कहा, उन्होंने कहा हाउ इज द जोश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी की गाड़ी बड़ी अच्छी थी, अगर थार होता वाहन तो क्या होता। मतलब ऐसा लगता है ये लोग तो चाहते हैं कि एक बड़ा हादसा हो जाए और उसके बाद इनकी राजनीति चमक जाए। यही बात हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में एक बड़ा व्यापक आक्रोश है इसकी वजह से, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया कि संवैधानिक पद की वो सम्मान नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके गौरव जी और अभय दुबे जी, आप दोनों का देखिए आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये देश पहले है। देश के प्रधानमंत्री या संवैधानिक ओहदे पे बैठे हुए किसी भी पद की गरिमा सबसे पहले है, उसके बाद सियासत है, उसके बाद सियासत के लिए जगह है। और फिलहाल हम एक बार फिर से आपको बताएंगे कि बीजेपी ने शक जाहिर किया है फिरोजपुर जाते समय पीएम की सुरक्षा से जो खिलवाड़ हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पीएम का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही दूर पर है और बीजेपी ने इसी बात की वजह से न केवल इस मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा, बल्कि पंजाब सरकार और कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो यह शक भी जता दिया है कि पीएम की सुरक्षा में जानबूझकर चूक हुई, जिसके पीछे पाकिस्तान और कांग्रेस की मिलीभगत हो सकती है। वेल हैच्ड प्लान है ये, वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरते हुए लिखा कि पंजाब में हुई घटना इस बात का ट्रेलर है कि कांग्रेस कैसे सोचती है और काम कैसे करती है। जनता बार बार ठुकराए जाने से पागलपन के रास्ते पर है, ये कहा है गृह मंत्री ने। और ये गृह मंत्री की ट्वीट की बातें पंजाब में हुई घटना इस बात का संकेत है कांग्रेस कैसे सोचती है और कैसे काम करती है। जनता के बार बार ठुकराए जाने से पागलपन के रास्ते पर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भारत की जनता से अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए, ये कहा है अमित शाह ने। और पीएम की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट किया। एमएचए ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया ये भी हम आपको बताते हैं। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही अस्वीकार्य है, जवाबदेही तय की जाएगी, ये अमित शाह का दूसरा ट्वीट। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर घमासान मच चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की खूनी साजिश नाकाम हो गई है। वहीं पंजाब के सीएम चन्नी ने दावा किया कि पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था और उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, रोज़ मेरे नाल भी होंगे हैं।
ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पीएम मोदी पंजाब जाए, जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे बीजेपी का एक हथकंडा करार दिया है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर बीजेपी ने इसे पंजाब की कांग्रेस सरकार की नाकामी बताया। वो कहते हैं कि जी एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दो, वो कहते हैं एसएसपी फरीदकोट सस्पेंड कर दो। भाई क्यों एसएसपी फरीदकोट एंड एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दें? क्योंकि आपने काम नहीं किया, जिसने काम नहीं किया उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी कराएं, जिसका भी कसूर बनता है, डीजीपी साहब का कसूर है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। सुरक्षा में चूक को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पीएम के रूट के बारे में आखिर जानकारी प्रदर्शनकारियों को कैसे मिली। पंजाब के दौरे पर थे पीएम मोदी और इस बीच स्थानीय पुलिस को लेकर, स्थानीय प्रशासन को लेकर सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से बाकायदा जो एक ट्वीट किया गया या वीडियो साझा किया गया, उस वीडियो में भी बहुत सारी बातें साफ हो रही है। और बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है पाकिस्तान, खालिस्तान की इसमें भूमिका हो सकती है और कांग्रेस पार्टी की भी लापरवाही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर बीजेपी ने इसे पंजाब की कांग्रेस सरकार की नाकामी माना है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच अब हम कोरोना सेंध लगाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना सुरक्षा कवच के वहां रास्ते में रुके रहना पड़ा। ये पंजाब की वर्तमान सरकार की विफलता का द्योतक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना की रफ्तार ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि देश में आज जो आंकड़ा सामने आया है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि परेशानी और चिंता पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में है। देश में कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे की स्थिति की बात करें तो कोरोना के 90,928 नए केस सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.43%, जबकि एक दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 4.18% थी। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। 24 घंटे में कोरोना से 325 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2,630 हो चुके हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन लोग संभलने के लिए तैयार नहीं।
लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो बेकाबू अब हो चुका है कोरोना, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं। और पूरे देश के आंकड़े की हम बात करें तो लाख से कुछ ही आंकड़ा कम है और ये सिचुएशन बहुत ही खराब है, क्योंकि कोरोना के अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो उस वक्त 4 लाख से ज्यादा ये एक दिन में आंकड़ा गया था और अभी ही अगर एक दिन में 1 लाख के करीब आंकड़ा आए तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी किस कदर है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6 गुना तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक दिन में मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। गुजरात में भी मामला तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 3,350 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इस वक्त 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन परेशानी सब जगह एक ही तरीके से, यानी आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। पूरे देश के आंकड़े से हम आपको वाकिफ करा चुके हैं। पूरे देश का आंकड़ा जो है वो 90,928 तक पहुंच चुका है। आप देखिए परेशानी कितनी बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, कोई भी प्रदेश हो, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। गुजरात भी पीछे नहीं है, वहां भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस बीच ओमिक्रॉन के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों के स्तर पर तैयारियां हुई है। कोविड हॉस्पिटल को लेकर बेड्स रखे गए हैं। मेडिकल लीव को छोड़कर बाकी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। जयपुर से भवानी सिंह, कोलकाता से आशिका सिंह, भोपाल से मनोज शर्मा, पटना से चंद्रमोहन कुमार। एक एक करके हम सभी का रुख करते हैं। सबसे पहले हम भवानी के पास चलते हैं। जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े भवानी। 2 दिन पहले भी हमने जब दर्शकों को आंकड़ा बताया तो उसमें ये हमने उछाल देखा कि जयपुर में न्यू ईयर मनाने के चक्कर में वहां पे आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब क्या स्थिति है वहां? देखिए, जयपुर के अंदर आंकड़े तो अभी भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 745 थे, उससे बढ़कर 1138 यानी 400 से ज़्यादा केस बढ़े हैं। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जयपुर के अंदर भर्ती मरीज है, मैं इस वक्त जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हूँ। ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही एक इकलौता अस्पताल है राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। यहाँ सामने ये आप देखिए कि ओपीडी और इमरजेंसी की तस्वीर बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगी। यहाँ पर ये एक एम्बुलेंस खड़ी है जो सुबह से यहाँ पर खड़ी है, हम देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से। तो इमरजेंसी की जो हम बात कर रहे थे कि मरीज आ रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान के अंदर टोटल 78 मरीज है जो अस्पतालों के अंदर भर्ती है, उसमें से 40 अकेले इसी अस्पताल के अंदर है। और जो आईसीयू के अंदर है वो राजस्थान के अंदर 10 मरीज इस वक्त आईसीयू में, उसमें से 8 इसी अस्पताल के अंदर है। तो अगर आंकड़ा देखें तो जो जितने भी कोरोना के ज़्यादातर जो मरीज है, भर्ती मरीज इसी अस्पताल में जिसमें मैं खड़ा हूँ यहाँ पर है। लेकिन ये आंकड़ा भी तकरीबन जो एक्टिव केस है उसका 1 से 1.5% है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पूरा जो खाली नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मरीज नहीं आ रहे हैं। मरीज आ रहे हैं लेकिन भर्ती मरीज कम है। ओपीडी में कुछ आ रहे हैं, वापस दवाई ले रहे हैं और घर जा रहे हैं। दर्शकों को बता रहे हैं, आपके जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम मुंबई की बात कर लेंगे, उसके बाद अपने सहयोगी का रुख करेंगे। मुंबई में कोरोना में 5 जनवरी को लेकर क्या स्थिति रही है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों के दिन पर दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या अब पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश को छोड़कर यानी मेडिकल लीव को छोड़कर सभी छुट्टियां रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए करीब 1,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कुल संख्या 3,316 से बढ़कर 4,350 हो चुकी है।
कोलकाता हम आपको लिए चलते हैं। आशिका इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। कोलकाता से राहत की बात सेकंड फेज के दौरान हमने ये देखा आशिका कि दिल्ली की तुलना में, मुंबई की तुलना में वहां परेशानी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार क्या सिचुएशन है जब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की दस्तक है ये? बिल्कुल रीमा, मैं आपको पिछले 4 से 5 दिन का आंकड़ा बता दूं। एक दिन 4000, उसके अगले दिन 6000, उसके अगले दिन 9000 और कल 14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और बात कोलकाता की करें, यहाँ पर ये माना जा सकता है कि देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट कहीं है तो कोलकाता में है। 6,000 से ज़्यादा मामले कोलकाता में सामने आए हैं सिर्फ एक दिन में, 24 घंटे में। साथ ही साथ जो यहाँ पर ज़िले जो कोलकाता से चिपके हैं, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, यहाँ सबसे ज़्यादा ख़राब हाल है। कोलकाता के बाद दक्षिण 24 परगना में तो सोनारपुर, राजपुर के जो बाज़ार हैं अगले 4 दिन के लिए पूरी तरह से उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही 5 दिन के लिए बासंती के बाज़ार भी बंद किए गए हैं। तो आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं। हालांकि जो राहत की खबर ये है कि हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो राज्य में 24,000 करीब हॉस्पिटल बेड्स हैं। आईसीयू के बेड अलग हैं। सेफ होम्स में 11,500 बेड करीब हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 3.38% बेड्स ही ऑक्यूपाई हुए हैं। तो बेड्स अवेलेबल हैं, खाली हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, जिस तरीके से आप बता रही हैं, परेशानी बहुत बड़ी हुई है कोलकाता को लेकर भी, और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की भी स्थिति खराब है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अभी तक तीसरी लहर की शुरुआत के केवल अंदेशे थे और इससे ही लोग डर चुके थे, लेकिन अब तो मुंबई के अस्पतालों में जिस तरह कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी है, उसे खुद डॉक्टर्स ने कोरोना की तीसरी लहर करार दे दिया है, जिसका असर वहां के अस्पतालों में दिखने भी लगा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल मरीजों से काफी भर चुका है। पिछले 10 दिनों में मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर में जहां 26 दिसंबर तक कोरोना के सिर्फ 7 मरीज भर्ती थे, उनकी संख्या अब 700 के पार पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कोविड सेंटर को नए मरीजों की भर्ती करने के लिए नए कोरोना वार्ड तैयार करने पड़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए कुल 35,487 बेड थे। इससे पहले 4 जनवरी को 34,857 बेड थे, जबकि 3 जनवरी को 30,565 बेड थे। 5 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के 5,104 मरीज थे। 4 जनवरी को अस्पताल में 4,491 मरीज थे। वहीं 3 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या भी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो कोरोना को लेकर तैयारियां अलग अलग तरीके से की गई है। बेड्स की संख्या सब जगह, यानी तमाम राज्य जहां पे आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पे बढ़ा दी गई है, और ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। और भोपाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं, वहां पे हमारे सहयोगी मनोज वहां से जुटे हैं। मनोज, वहां क्या स्थिति बनी हुई है? राज्य सरकार के स्तर पे क्या तैयारियां और आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़ों के जरिए क्या संकेत मिल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर? पहले तो मैं आपको अस्पताल का नज़ारा दिखाऊंगा। ये भोपाल का जेपी अस्पताल है। यहाँ पर कोरोना की जांच भी होती है और साथ ही साथ यहाँ पर कोरोना के मरीज भी भर्ती होते हैं, लेकिन अभी अस्पताल में आपको वो भीड़ दिखाई नहीं देगी। साथ ही साथ जो एक अहम बात है जो हम अफसरों से बातचीत में पता चल रही है कि लोग जाँच कराने के लिए तक नहीं आ रहे। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। खासतौर पर इंदौर में 500 करीब मरीज आए, भोपाल में 192 करीब मरीज आए। और जो अहम बात है, वो अहम बात ये है कि पॉजिटिविटी रेट 0.5% की दर से, मतलब 0.5 की दर से रोज़ बढ़ा है और अब 1.5% पॉजिटिविटी रेट हो गया है। यानी अब जो कोरोना के आंकड़े हैं एक दिन के अंदर 2 गुने हो रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में हालत है। सरकार दावा कर रही है कि 31,000 बेड हमने सरकारी सेक्टर में बनाए हैं, जिनमें हालांकि अभी अस्पतालों में लोग ज़्यादा नहीं पहुंच रहे हैं, आईसीयू में मरीज नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछली 2 लहर से तुलना करें तो शुरुआत ऐसे ही होती है। तो जाहिर तौर पर सतर्कता मास्क पहनने में, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने में और सोशल डिस्टेंसिंग करने में, क्योंकि यहाँ लगातार अनाउंसमेंट होता है और जो लोग आ रहे हैं अस्पताल जैसी जगह पर भी मास्क नहीं लगाए होते हैं। बिल्कुल, लोगों की लापरवाही है और ये हम सब जगह की रिपोर्ट के जरिए समझ भी रहे हैं। मुंबई की एक बार फिर से बात करते हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।
प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को एडमिट करने के लिए बीएमसी की इजाजत जरूरी होगी। निजी अस्पतालों को मैक्सिमम बेड की कैपेसिटी को एक्टिवेटेड करने को कहा गया है। मरीज अगर मोबिड है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा गया है। बेड की कमी होने पर मरीज की हालत को देखते हुए 3 दिन में डिस्चार्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये मुंबई की हालत। इस बीच हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए लखनऊ के अस्पताल को पूरी तरीके से तैयार रहने को कह दिया गया है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में अभी 200 बेड खाली हैं। सभी कोविड बेड पर ऑक्सीजन और दवाई रखी हुई है। अस्पताल में अभी 150 स्टाफ को पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। ये तैयारियां हैं लखनऊ में। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में और यहाँ पर कोविड के 200 बेड हैं और 200 बेड जो हैं कोविड के सब खाली है। सीसीटीवी के नज़रिए से हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जितने भी बेड हैं इन सभी बेडों को पर कोई भी मरीज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जितने भी मरीज फिलहाल आ रहे हैं कोविड के वो सारे मरीज जो हैं इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं, एसिम्टोमेटिक हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि MS हैं। सर, सारे बेड खाली हैं? जी नमस्कार। अभी फिलहाल हमारे पास 200 बेड के हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड के लिए बनाया है, लेकिन लोक बंधु अस्पताल में अभी कोविड का कोई भी पेशेंट नहीं है। कोविड का पेशेंट ये भी सुनने में आया कि इस अस्पताल में अभी आपने सारे स्टाफ को जो है अभी टेस्ट करवाया था, तो कुछ डॉक्टर्स और कुछ मेडिकल स्टाफ जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी कहाँ होम आइसोलेशन में है? देखिए, इस बार का जो वेरिएंट है उसकी कुछ अच्छी चीज़ें यही निकल के आ रही हैं कि वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम का है या एसिम्टोमेटिक है। बाई चांस जैसे हमने अपने यहाँ 150 से 200 लोगों का स्टाफ का अपने यहाँ हमने कराया था टेस्ट संडे से लेकर ट्यूसडे तक, तो कल रिपोर्ट आई है तो उसमें 2 चिकित्सक और 1 फार्मासिस्ट, बस 3 लोगों का ही उसमें पॉजिटिव आया है और उन तीनों को ही कोई सिम्टम नहीं था। वो ऐसे ही थे, मिलते एसिम्टोमेटिक थे और उनको घर पे ही वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। घर पे जरा पूरा सीसीटीवी हमको पूरे जगह के दिखाइए। ये बेड है जहाँ पर मरीज रहते हैं? ये मरीज के बेड के हैं। पीडिया वार्ड हमारा है। हाँ। पीडिया वार्ड में ये इस समय है, इसमें कोई मरीज नहीं हमारे पास है। ये सब कोविड के बेड हैं। ये भी कोविड के बेड है, ये भी कोविड के बेड है और ये वाला भी कोविड का है। कुल 200 बेड है आपके यहाँ? 200 बेड है। ये पैसेज है, रास्ता आने जाने का है। ये हम लोग सीसीटीवी कैमरे से यहीं से पूरा देखते हैं हर जगह का कि क्या हालत चल रही है अस्पताल में। ये हमारे सामान अभी डंप पड़े हुए हैं जो भी अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आएंगे कोई भी चीज आएगा उसी हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। इमरजेंसी सेवाएं जिनको लेना होगा उन्हें हमारे पास सिलेंडर ऑक्सीजन का जंबो सिलेंडर भी 250 का है और PSA जो 960 LPM का है वो भी तैयार है। उसको भी हम लोग लगातार चलाकर टेस्ट कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कितने पेशेंट्स रोज आपकी नजर में आ रहे हैं इस अस्पताल में? नहीं, अभी तो कोविड का पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आया, लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं जैसे कल रात में 300 मरीज लखनऊ के आ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत तेजी से द्विगुणित त्रिगुणित होगा। और इस वक्त हम आपको बिहार की राजधानी पटना सीधे लिए चलते हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुटे हैं। हमने कल से लेकर आज तक की जो स्थिति देखी उसमें ये भी देखा कि वहां पे मंत्री तक अछूते नहीं है, उन तक भी ये बीमारी पहुंच चुकी है। कोविड को लेकर सिचुएशन वहां भी बहुत खराब है। सरकार की सख्ती, इस बीच आम लोग कितने जागरूक हैं और कोरोना के जो आंकड़े बिहार से मिल रहे हैं उसके जरिए क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो आंकड़े 2222 थे परसों, वो कल बढ़कर 3697 पहुंच गए हैं। मतलब 1400 से ज़्यादा आंकड़े कल दिन भर में आए हैं और ऐसे में राज्य सरकार अब इसको लेकर सख्ती करने जा रही है। आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, तो वहीं मॉल, सिनेमा हॉल और साथ ही जो पार्क और जू हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं अगले 21 तारीख तक। और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो भी रेस्टोरेंट खुलेंगे वो 50% लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। तो वहीं 8वीं क्लास से ऊपर तक जो भी छात्र हैं वो 50% की संख्या में एक दिन में पहुँचेंगे और साथ ही जो सरकारी दफ्तर है या फिर प्राइवेट दफ्तर है वहां भी 50% लोग पहुंचेंगे। तो जो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं इसको लेकर राज्य सरकार ने आज से सख्ती शुरू कर दी है, जो 21 जनवरी तक लागू किया गया है। और साथ ही जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनके बारे में भी राज्य सरकार अब सोच रही है। हालांकि बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है जो अस्पताल में भर्ती होने वाले लोग हैं। समझेंगे आंकड़ों के जरिए भी और राज्य ने क्या तैयारी की है, सरकार ने क्या तैयारी की है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अलग अलग राज्यों से हम रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे कि वहां पे क्या माहौल बना हुआ है।
जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव लगता है। आज हम आपको मिलवाएंगे अर्जुन सिंह से। मिलिए आप। क्या कोई 13 साल का बच्चा घोड़ों को अपने इशारों पर नचा सकता है? जी हां, उस बच्चे का नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन को 4 साल की उम्र से ही हॉर्स राइडिंग में महारत हासिल है। अर्जुन का ताल्लुक सैन्य परिवार से है। उनके दादा और चाचा अच्छे घुड़सवार रहे हैं और वही उनकी प्रेरणा भी हैं। So when I was like 3 or 4 years old, I used to see my elder brother ride, and from that day on, like I decided to ride horses because it was natural. It just came naturally because I used to see people ride horses and the senior riders, my parents. अर्जुन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच से ट्रेनिंग मिली है। पिछले 8 साल में कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने प्रैक्टिस में पसीना ना बहाया हो। अभ्यास और कंपटीशन के लिए घोड़े देकर सेना अर्जुन की मदद कर रही है। Army has been, supportive throughout. They promote the sport, so they also give the budding riders. They give them a few horses to ride. So Arjun could perform on those horses. The army horses is something which is which has given me a big this thing, and he is able to ride them well and win competitions. 2021 में दिल्ली हॉर्स शो में अर्जुन ने इंडिविजुअल ड्रेसेज में गोल्ड और सिल्वर, इंडिविजुअल शो जंपिंग में गोल्ड और ब्रॉन्ज, टॉप स्कोर में गोल्ड के साथ टीम ड्रेसेज और टीम जंपिंग में गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ ही उनके नाम कई मशहूर खिताब हैं। सुनहरे भविष्य के लिए अर्जुन को शुभकामनाएं।